फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। सबसे ज़्यादा अगर भारतवर्ष में किसी कारण से डेथ होती है वो कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट की बीमारियों की वजह से होती है। इन बीमारियों में भी हार्ट अटैक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है। हार्ट अटैक के कारणों में जो 4 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से 90% केसेस हार्ट अटैक के होते हैं, उनमें स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल का होना है। इनमें स्मोकिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि रिवर्सिबल है, जिसमें प्रिवेंशन की ज़रूरत है, उसके अलावा और कोई मेडिकेशंस या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल है, इसके लिए हो सकता है कि आपको मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत पड़े। हार्ट अटैक के केसेस अगर हम देखें तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक माइनर हार्ट अटैक, एक मेजर हार्ट अटैक। मेजर हार्ट अटैक जब भी कभी होगा तो उसमें पेशेंट को सडनली छाती में दर्द, भारीपन, घुटन, दबाव का एहसास होगा। ये जो दर्द है वो आपकी दोनों भुजाओं के अंदर, गले के अंदर, पीठ के अंदर, लोअर जॉ से नीचे वाले जबड़े से लेकर के और नाभि तक किसी भी जगह पे हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेजर हार्ट अटैक में कि उस वक्त पे पेशेंट को बहुत तेज़ पसीना आता है और सांस घुटने का एहसास होता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट खुद ही बोलेगा कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। मेजर हार्ट अटैक और माइनर हार्ट अटैक में जो डिफरेंस है वो है कि अगर मेजर हार्ट अटैक होगा तो उसमें हार्ट के परमानेंट डैमेज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए जब भी कभी मेजर हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर्स हमेशा यह एजुकेट करते हैं, यह हमेशा बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में जाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में ईसीजी एबनॉर्मल आती है, पर 5 से 10% केसेस में मेजर हार्ट अटैक होने के बावजूद भी इनिशियल ईसीजी नॉर्मल हो सकती है। इस केस में अगर पेशेंट के टिपिकल सिम्टम्स हैं जो कि मैंने अभी बताए हैं तो हमें थोड़ा सा वेट करके 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के बाद में रिपीट ईसीजी चेक करके देखना चाहिए। कई बार ऐसे केसेस में सेकंड रिपीट ईसीजी जब हम करते हैं तो उसमें हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई देते हैं। मेजर हार्ट अटैक के केसेस में जनरली 2 तरह से उपचार होता है, जिसमें हम थ्रोम्बोलिसिस या दवाओं के माध्यम से क्लॉट को डिज़ोल्व करते हैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। सेकंड जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और अगर फैसिलिटी हो तो ऐसे सेंटर पे तुरंत जाना चाहिए जहाँ पे कि हमें प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल हो। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं कि हम जब भी कभी हार्ट अटैक आए तो हॉस्पिटल में पहुँचे और बिना देर किए एंजियोग्राफी करके जिस नाड़ी की वजह से अटैक आ रहा है, जनरली ऐसे में 90% से लेकर 100% तक आर्टरी ब्लॉक होती है, तो उस आर्टरी में स्टेंट डाल करके उस आर्टरी को खोल देते हैं। जितना जल्दी हम जाएंगे और जितना जल्दी उपचार होगा, हार्ट के डैमेज होने की संभावना उतनी ही कम रहेगी। अदरवाइज़ जितना हम टाइम वेस्ट करते हैं उसमें हार्ट के परमानेंट डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और आपने कॉमन लैंग्वेज में कई बार सुना होगा कि उसका हार्ट 25% रह गया या 30% रह गया। जो हार्ट की नॉर्मल पंपिंग कैपेसिटी होती है वो 55 से 70% के अराउंड होती है। और हार्ट जितना डैमेज होता जाता है, जैसे किसी का 25%, 30%, 35% हार्ट रह गया, तो उन केसेस में रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। पेशेंट को फ्यूचर में सांस लेने में तकलीफ़, बार बार हॉस्पिटलाइज होने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हार्ट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया तो उस केसेस में पेशेंट के सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना हमें ट्रीटमेंट के लिए तत्पर रहना चाहिए। कई लोग एंजियोग्राफी के बाद में भी डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये तो हो गई एक्यूट इमरजेंसी की बात। अब हम चलते हैं माइनर हार्ट अटैक, जिसमें पेशेंट के इस तरह के सिम्टम्स नहीं हो करके कोई भी पेशेंट जब
वॉकिंग कर रहा है, कोई फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस उस पेशेंट को हो रहा है, उस वक्त पे उस पेशेंट के सीने में दर्द, भारीपन या घुटन महसूस होएगा। अगर पेशेंट रेस्ट लेता है या जीभ के नीचे रखने वाली गोली जिसको सबलिंगुअल नाइट्रेट्स बोलते हैं, अब अगर वो उसको यूज़ में लेता है तो उसको विद इन 5 to 10 मिनट्स में रिलीफ महसूस हो जाता है। माइनर हार्ट अटैक के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कोई पर्सन शुरुआती स्टेज में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आराम से चल पा रहा है, बट उसके बाद में वो धीरे धीरे महसूस करता है कि 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद में भी उसके सीने में दर्द, भारीपन या घुटन का एहसास हो रहा है, जो कि रेस्ट करने पे या खड़े होने पे विद इन 5 to 10 मिनट्स में ठीक हो जाता है। तो इसको हमारी टर्मिनोलॉजी में एंजाइना का पेन बोलते हैं। कई पेशेंट्स इस तरह के सिम्टम्स देते हैं कि शुरू के आधा 1 किलोमीटर चलेंगे, चलने के बाद में उनको थोड़ा सा भारीपन या घुटन का एहसास होएगा। वो 5 to 10 मिनट्स 15 मिनट्स थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो उसको रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में वो आराम से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक भी चल पाते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसको वॉक थ्रू एंजाइना बोलते हैं। वॉक थ्रू एंजाइना में इनिशियली चलने पे पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप होते हैं, बट उसके बाद में उसकी फिजिकल कंडीशनिंग डेवलप हो जाती है और फिर आगे की जो एक्सरसाइज है वो कई गुना तक वो आराम से कर पाता है, यानी उस कंडीशन से वो अडप्ट हो जाता है। अगेन ये जो सिम्टम्स हैं ये हार्ट से रिलेटेड ही है, हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज की वजह से हो सकते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना बोलते हैं। पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना में पेशेंट जब भूखे पेट वॉकिंग एक्सरसाइज करेगा तो उसको कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, पर जब खाना खा करके चलेगा तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। अगेन इस तरह के सिम्टम्स में भी पेशेंट के लोअर जॉ से लेकर के नाभि तक कहीं पे भी दर्द हो सकता है। कुछ लोगों का मिथ, कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि हार्ट का जो दर्द होता है वो सिर्फ बाईं तरफ होता है। हार्ट का जो दर्द होगा, एंजाइना का जो दर्द होगा, वो मैक्सिमम रेट्रोस्टर्नल एरिया या बीच वाले एरिया में होता है। इसमें बर्निंग हो सकती है, कंप्रेशन हो सकता है, दबाव हो सकता है, जैसे किसी ने बीच दिया हो, किसी ने कोई पत्थर रख दिया हो, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। कई बार ये दर्द लेफ़्ट साइड ऑफ नेक, लोअर जो, टीथ या लेफ़्ट आर्म या राइट आर्म में भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ़्ट साइड ही होगा, ये राइट और लेफ़्ट आर्म को भी इन्वॉल्व कर सकता है। कई बार सिर्फ पीठ में ही दर्द होता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन इसका है एक्जर्शन से। एक्जर्शन या स्ट्रेस या वेदर इट इज़ फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस, शारीरिक या मानसिक तनाव, दोनों से ही एंजाइना के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। ये एक तरह की कोई इमरजेंसी नहीं है। ऐसे पेशेंट्स के पास में बहुत टाइम होता है, वो जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। इसमें एक मिथ जो कि बहुत सारे लोगों को होता है, वो जाएंगे सिंपल वे में और कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरी ईसीजी कर दीजिएगा, ईसीजी नॉर्मल आती है और वो समझते हैं कि मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मुझे कोई एंजाइना नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। ईसीजी जब भी आप करवाते हैं तो वो रेस्टिंग कंडीशन में होती है, आप लेटे हुए होते हो, तो उसमें आपके हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर या कोई लोड नहीं पड़ रहा। तो ज़्यादातर केसेस ऑफ एंजाइना के ज़्यादातर केसेस में नॉर्मली आती है। एंजाइना के पेन के लिए अगर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडमिल टेस्ट है। ट्रेडमिल टेस्ट में पेशेंट को चला करके, ट्रेडमिल पे दौड़ा करके या थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग करवा करके उसके साथ के साथ ईसीजी को लिया जाता है और इसकी अमूमन स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी 70% के अप्रॉक्सीमेटली होती है, यानी ये 70% केसेस में एक्यूरेट डायग्नोसिस दे देता है। 30% केसेस में ये बीमारी होने के बावजूद भी नॉर्मल आ सकती है और इसके अपोजिट भी है, यानी ना बीमारी हो तो भी ये पॉजिटिव आ सकती है। बट अगर कोई व्यक्ति आराम से 9-10 मिनट ट्रेडमिल कर लेता है और इसकी ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो उसके फ्यूचर में हार्ट अटैक होने की संभावना काफ़ी कम है। मैं वर्ड कम है यूज़ कर रहा हूँ, नहीं है इस तरह का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों के ट्रेडमिल करने के बावजूद, सब कुछ नॉर्मल आने के बावजूद भी हार्ट अटैक होने की संभावना हो सकती है। इको एक और टेस्ट है जिसमें हम
हार्ट के वॉल्व, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी, इनके बारे में पता करते हैं। इसके साथ ही कई बार इको से ही पता चलता है कि आपको कभी पुराना अटैक आया होगा, क्योंकि अटैक के बाद में हार्ट का कोई ना कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है और उस केस में इको में वो पता चलता है कि आपका पुराना कभी हार्ट अटैक आया होगा। अगर इनसे स्थिति क्लियर नहीं हो रही है और एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी है। कोरोनरी एंजियोग्राफी आजकल हाथ से भी होती है, पाँव से भी होती है। हाथ से पेशेंट के लिए ईज होती है। हाथ से एंजियोग्राफी, जिसको हम रेडियल या अल्ट्रा रूट के थ्रू एंजियोग्राफी करना बोलते हैं, उसके बाद में तुरंत पेशेंट बैठ सकता है, चल फिर सकता है, सारा काम कर सकता है। एंजियोग्राफी में हम डाई डाल करके नाड़ियों की स्थिति को चेक करते हैं कि नाड़ियों में कहीं ब्लॉक तो नहीं है, और अगर सिग्निफिकेंट ब्लॉक है तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। कुछ लोग जिनके कम रिस्क फैक्टर्स होते हैं, सपोज कीजिएगा कि किसी के कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, किसी को डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, स्मोकिंग नहीं करता है, किसी को फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ऐसे केसेस में और जहाँ तक एटिपिकल टाइप के सिम्टम्स हैं, उन केसेस में कोई भी पर्सन सीटी एंजियोग्राफी के लिए भी जा सकता है। सीटी एंजियोग्राफी की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95 to 98% तक होती है, और ख़ासकर जो लो रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस है। पर अगर किसी पेशेंट को टिपिकल सिम्टम्स है, टिपिकल एंजाइनल सिम्टम्स हैं, चलने फिरने में सांस फूलता है, छाती में दर्द, भारीपन आता है, तो उसको बजाय सीटी एंजियोग्राफी के डायरेक्टली कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एंजियोग्राफी में कुछ बॉर्डरलाइन लीजन होते हैं। बॉर्डरलाइन लीजन का मतलब हो गया कि मेरी ओपिनियन में वो 70% है, कोई और दूसरा डॉक्टर उसके लिए कह सकता है कि नहीं अभी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, 60% है। कोई थर्ड कार्डियोलॉजिस्ट ये कह सकता है कि नहीं ये सिग्निफिकेंट है, 80% लीजन है, क्योंकि एक विजुअल एस्टिमेट है। इस केसेस में जहाँ तक अगर पेशेंट के सिम्टम्स भी प्लस माइनस हो, तो हमारे पास में और अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के जो कुछ नए टेस्ट आए हैं, उनकी मदद से हम एक्यूरेटली डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इस केस में एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत है या नहीं है। कई सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनमें कि ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, यानी तीनों नाड़ियों में बहुत सिग्निफिकेंट रुकावट है एंजियोग्राफिकली। बट जब हम ऐसे केसेस में FFR टेस्ट है, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व, जो कि एक नया टेस्ट है और अभी काफ़ी अधिक यूज़ में भी आ रहा है, अगर हम FFR करके कहीं अगर तीनों नाड़ियों में ब्लॉक हैं और उसको एक्यूरेटली डिफाइन करें कि इस केस में आपको रिवेस्कुलराइजेशन या इस नाड़ी को ट्रीट करना है या इस नाड़ी को ट्रीट नहीं करना है, तो FFR से एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि किसी भी आर्टरी में स्टेंट की या बाईपास की ज़रूरत है या नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मानिएगा कि अगर ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, तीनों नाड़ियों में रुकावट है, आपने FFR किया और आपकी दो नाड़ियों में FFR नेगेटिव है, मोर देन 0.80, उस केसेस में अगर जिस नाड़ी में FFR 0.8 से नीचे है, सिर्फ हम उसमें एंजियोप्लास्टी करके वापस आ सकते हैं, यानी हम बाईपास को अवॉइड कर सकते हैं। और दो जो आर्टरीज़ हैं जिनमें ब्लॉक हैं, उनको हम मेडिकेशंस पे रख सकते हैं। और ट्रायल्स के अकॉर्डिंग जो FFR के थ्रू जो डिसीजन लिए गए बजाय कि विजुअल एस्टिमेट के, उनमें 5 साल तक भी 90% से ज़्यादा लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो FFR गाइडेड PCI या FFR गाइडेड एंजियोप्लास्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसके द्वारा हम एक्यूरेटली ये डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी आर्टरी को ट्रीट करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये सिर्फ बाईपास को अवॉइड करने के लिए ही नहीं है। किसी पेशेंट के सपोज कीजिएगा सिंगल वेसल डिजीज़ है, बॉर्डरलाइन लीजन है, सिंगल वेसल का मतलब सिर्फ एक आर्टरी के अंदर ब्लॉक है, बॉर्डरलाइन लीजन है, ऐसे केसेस में आपने FFR किया और FFR नेगेटिव आता है, ऐसे केसेस में उस आर्टरी को हम मेडिकेशंस पे ट्रीट कर सकते हैं, यानी उसमें स्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसका इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, मेरे ख्याल से ये 20 to 30,000 के बीच में एक एडिशनल टेस्ट है, जिसके थ्रू हम
बाईपास या एंजियोप्लास्टी को अवॉइड कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी अगर करने जा रहे हैं तो हम नंबर ऑफ स्टेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इन्वेस्टिगेशंस जो कि आईवॉस के नाम से जाना जाता है, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, उसके थ्रू हम आर्टरी के अंदर एक छोटा सा एंडोस्कोप टाइप की चीज़ डाल करके उस आर्टरी की जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं। उसमें कितना % ब्लॉक है, उसमें एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है या नहीं है, एंजियोप्लास्टी में भी आपके स्टेंट की साइज़ कितनी होनी चाहिए, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए। कई बार कुछ केसेस के अंदर कैल्शियम इतना ज़्यादा डिपॉजिट होता है कि वो आईवॉस के थ्रू ही हमें पता चल पाता है कि इसमें नॉर्मल वे में एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल नहीं होएगी, हमें रोटा या उस कैल्शियम को तोड़ने के लिए और कुछ टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो आईवॉस है वो एक तरह से सपोर्टिव प्रोसीजर है एंजियोप्लास्टी के लिए, जिसको हम एंजियोप्लास्टी से पहले करते हैं तो हम एक्यूरेटली स्टेंट की साइज़, स्टेंट की लेंथ और आर्टरी का स्ट्रक्चर उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसमें रोटाब्लेशन की ज़रूरत है या नहीं, इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैल्शियम अगर बहुत ज़्यादा है तो कई बार कैल्शियम स्टेंट डालने के बाद में भी टूटता नहीं है, आर्टरी ढंग से ओपन नहीं होती है और उस केस में कई बार प्रॉब्लम पेशेंट को वापस से डेवलप होना शुरू हो जाता है। ऐसे केसेस के लिए आईवॉस को करके हम ये डिफ़ाइन कर लेंगे कि कैल्शियम को तोड़ने की ज़रूरत है या नहीं है। एंजियोप्लास्टी के बाद में आईवॉस से हम ये एग्जैक्टली डिफ़ाइन कर लेंगे कि स्टेंट जो फूला है, स्टेंट को जो हमने लगाया है वो प्रॉपर वे में एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ है और कहीं कोई डाइसेक्शन वगैरह तो नहीं है जो कि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने कैल्शियम के बारे में बोला कि कई बार कैल्शियम इतना हैवीली डिपॉजिट होता है कि उसको तोड़ने के लिए हमें रोटाब्लेशन की ज़रूरत होती है, या कई बार इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी, जिसको हम शॉर्ट में IVL बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। रोटाब्लेशन एक तरह से बर का काम करता है, जैसे ड्रिल हम दीवार के या पत्थर के अंदर ड्रिल करते हैं और उसमें छेद बनाते हैं, ठीक इसी तरह से रोटाब्लेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रोसीजर है जो मशीन के थ्रू किया जाता है। उसमें हम कैल्शियम को ब्रेक करके आर्टरी की साइज़ को ओपन करके और फिर स्टेंट डिप्लॉय करते हैं, स्टेंट डालते हैं ताकि स्टेंट प्रॉपर वे में खुल जाए। इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी या IVL लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हमें बर करने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। एक बलून डाल करके बाहर से ही हम IVL के थ्रू, इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी के थ्रू उस कैल्शियम को तोड़ करके आर्टरी को एक्सपेंड करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सारा सब कुछ होने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें मेडिकेशंस पे एडहेर रहना चाहिए। जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है वो मेडिकेशंस कंटिन्यू रखना चाहिए। कई लोग एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी को एक ऐसा प्रोसीजर मानते हैं कि इसको करने के बाद में अब हमें आगे मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है या कोई प्रिवेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग 15 दिन, 1 महीने के बाद में ही दवाइयाँ छोड़ देते हैं। ऐसे केसेस में पेशेंट हार्ट अटैक के साथ में दोबारा प्रेजेंट करते हैं। जब भी कभी बाईपास होती है या एंजियोप्लास्टी भी होती है तो एंजियोप्लास्टी में 1% रिस्क स्टेंट थ्रोम्बोसिस का होता है मेडिकेशंस लेने के बाद में भी, यानी हर 100 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है मेडिकेशंस लेते हुए भी। तो ऐसे केसेस में हमें मेडिकेशंस बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। जो हम मेडिकेशंस देते हैं वो हार्ट अटैक के बाद में हार्ट को मजबूत करने के लिए होती है, कुछ कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए होती है, कुछ खून पतला करने की दवाई होती है जो कि ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चलती है, पर टाइम के साथ में उनकी क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कुछ वर्ड्स में साइलेंट अटैक के बारे में बोलना चाहता हूँ। साइलेंट अटैक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को कोई सिम्टम्स ना हो या एटिपिकल टाइप के सिम्टम्स होते हैं, जो कि पेशेंट कई बार सोचता है कि मुझे गैस हो गई है, मुझे
वेदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, खाने पीने में कुछ गड़बड़ी की वजह से उसको कुछ सिम्टम्स होते हैं और उसको पता भी नहीं होता कि उसका हार्ट अटैक कब आया है। ऐसे केसेस जो साइलेंट हार्ट अटैक के होते हैं उनमें डायबिटिक पेशेंट्स, किडनी वाले पेशेंट्स जिनके डायलिसिस हो रहा हो या जिनके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, एल्डरली पेशेंट्स मोर देन 70 ईयर्स एज वाले जो होते हैं उनमें, और लेडीज़ में इस तरह के सिम्टम्स काफ़ी होते हैं जिनमें अटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है या साइलेंट वे में होता है। पता कैसे चलता है इस चीज़ का? जब हम रूटीन में कभी एंजियोग्राफी करवाते हैं और ईसीजी करवाते हैं और ईसीजी को देख करके डॉक्टर ये डाउट करता है कि नहीं आपको शायद पहले कभी अटैक आया होगा। उसके बाद में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं जिसमें कि हम एकोकार्डियोग्राफी करा करके चेक करके देखते हैं। उसमें पता चलता है कि हार्ट का कोई हिस्सा कम काम कर रहा है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम है। तो ये सारे ऐसे जो सिम्टम्स प्लस ईसीजी प्लस इको, इसके बेस पे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को कभी साइलेंट अटैक आया होगा। तो जो 4 कैटेगरी मैंने बताई है जिसमें कि एल्डरली है, फीमेल पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, किडनी वाले पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रखने की ज़रूरत है और उनको अगर एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं तो उनको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। हार्ट अटैक जब भी कभी होता है तो हार्ट में डैमेज होता है। हार्ट अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी का हार्ट 15-20% तक चला गया है तो वो बैठे बैठे भी सडनली कोलैप्स कर सकते हैं। हमेशा किसी भी चीज़ को ब्लेम करना कि हाँ ये एंजियोग्राफी हो गई इसके बाद में ये क्यों हो गया, या बाईपास हो गई इसके बाद में ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कितनी है, डॉक्टर्स से उसके अकॉर्डिंग रिस्क समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को कंटिन्यू ट्रीटमेंट दिलवाना चाहिए। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, रस्सी कूदना है, आप अगर बाहर नहीं जा सकते, अगर आपकी छत थोड़ी सी बड़ी है तो आप वहीं पे भी आप अगर 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कर लेंगे, और ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर कीजिए। आपका अगर ऑफिस पास में है तो आप ऑफिस पैदल आ जा सकते हैं। आप लिफ्ट नहीं यूज़ करके आप सीढ़ियाँ यूज़ करें। ये कुछ मॉडिफिकेशन है उन लोगों के लिए जिनको कि कम टाइम मिलता है या जो टाइम नहीं निकाल पाते एक्चुअली घूमने के लिए। एक बार जब आप एक्सरसाइज शुरू करें तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट का एक एपिसोड कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट आपने एक्सरसाइज कर ली या 5 मिनट कर ली, कम से कम 10 to 15 मिनट्स एक एपिसोड होना चाहिए जिसमें आपकी कंटिन्यूस एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप इसको 2 पार्ट 3 पार्ट के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम आप जितना चाहें आप 1 घंटे 2 घंटे जितनी भी एक्सरसाइज करना चाहें कर लीजिएगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो खाने पीने में परहेज रखना है। जितना हो सके ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीज़ों को अपनी डाइट से रिमूव करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का खूब यूज करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स हों अगर तो उनको डाइटिशियन से सलाह लेकर के उसके अकॉर्डिंग डाइट चार्ट बनवाना चाहिए। कोई पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है तो उसको सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर हम अपनी डाइट में किसी भी तरह से सॉल्ट नहीं डालेंगे तो भी नेचुरल फूड प्रोडक्ट से हमारी बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में सॉल्ट चला जाता है, ये एक फैक्ट है। यानी हमें एडिशनल नमक की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर जो ऊपर से हम नमक डालते हैं जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं वो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यंग जनरेशन के लिए मेरा ये मैसेज है कि उनको स्मोकिंग या टोबैको यूज़ किसी भी फॉर्म में, स्मोकिंग सिगरेट है, बीड़ी है, चाहे आप गुटखा खा रहे हैं, जर्दा किसी भी रूप में ले रहे हैं, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में 40-45 ईयर्स की एज के नीचे जितने लोगों में हार्ट अटैक आते हैं, जिसको हम यंग एमआई बोलते हैं, यंग पेशेंट्स में जितने भी हार्ट अटैक के केसेस होते हैं उसमें मोर देन 90% केसेस के अंदर टोबैको एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। टोबैको चाहे स्मोकिंग चाहे जर्दा खाने के रूप में हो।
सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो फैमिली हिस्ट्री को मानता हूँ। तो टोबैको किसी भी यूज़ में, किसी भी फॉर्म में यूज़ में नहीं लेना। कई लोग बहाना बनाते हैं और एक्सक्यूज़ देते हैं कि टोबैको मैं तो सिर्फ होठों के यहाँ पे रख करके और उसको थूक को निगलता नहीं हूँ, बाहर थूक देता हूँ। जैसे हमारे डिस्प्रिन की टेबलेट हैं, हम हार्ट अटैक वाले मरीज को ये सलाह देते हैं, जनरल पब्लिक में भी ये मैसेज जाता है, सब लोगों, काफ़ी सारे लोग जो एजुकेटेड होते हैं उनको पता होता है कि डिस्प्रिन की टेबलेट हार्ट अटैक के वक्त पे लेनी चाहिए। बट कैसे लेनी चाहिए? उस टेबलेट को पर्टिकुलरली डिस्प्रिन या जो सॉल्यूबल एस्पिरिन है वो लेना चाहिए, उसको लेके और उसको चबा लेना चाहिए। चबाने से जो बक्कल म्यूकोजा है या जो माउथ की इनर लाइनिंग है वो उसी से ऑब्जर्व होकर के आपके ब्लड के अंदर तुरंत एक्शन करना शुरू कर देती है और क्लॉट को डिजोल्व करना शुरू कर देती है। और अगर हम टाइमली एस्पिरिन ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट 20% हार्ट अटैक के पेशेंट्स की लाइफ को हम बचा पाते हैं। इसी तरह से हम हार्ट अटैक वाले मरीज को जीभ के नीचे रखने की दवाई देते हैं कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हों तो ये नाइट्रेट आप जीभ के नीचे रख लीजिएगा। जो टोबैको दांत और होठों के बीच में रखा जाता है वो भी बॉडी के अंदर उतनी ही तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाता है और उतना ही नुकसान करता है जितना कि स्मोकिंग करने पे होता है। तो उस फॉर्म को बिल्कुल से हमें स्टॉप करना चाहिए। तीसरी चीज़, कोलेस्ट्रॉल, खासकर जिनके फैमिली हिस्ट्री है उन लोगों को डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल की जांच रेगुलर करवाते रहना चाहिए। वैसे तो यंग पॉपुलेशन को 20 साल के बाद में एटलीस्ट लिपिड प्रोफाइल एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए। अगर किसी का ज़्यादा डिटेक्ट होता है तो उसको ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अदरवाइज 20 साल के बाद में 25, 30, 35, 40, 45 तक 5 ईयर्स पे एंड आफ्टर 45 ईयर्स में हर 1 से 2 साल के अंदर उनको लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाना चाहिए। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। बहुत लोगों को मिथ है कि डायबिटीज़ एक बार शुरू हो गई तो मेडिकेशंस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सिमिलरली हाइपरटेंशन के लिए लोग शुरू भी करते हैं और उसके बाद में मिस भी कर देते हैं और फिर जब नेक्स्ट टाइम आते हैं तो उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई होता है। इसी तरह से बीपी का लेवल पता चलता है कि 200 तक पहुंच गया। ऐसे लोगों को मेरी एक गुजारिश है कि आप डॉक्टर की सलाह मान करके प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लें ताकि आप फ्यूचर में इनके जो नुकसान हैं उनसे आप बच सकें। तो लास्ट के फ्यू वर्ड्स में हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइट पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। 4 जो रिस्क फैक्टर बताए हैं जिनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग है, इनको जहाँ तक हो सके जिस तरह से भी हो सके मैनेज करना है डॉक्टर की सलाह पे, स्मोकिंग को खुद की विल पावर पे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यंग जनरेशन के लिए। कोई 70 साल का हो गया उसको बहुत ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं जीनी है, बट यंग जनरेशन में कभी हार्ट अटैक होता है तो एक प्रोडक्टिव लाइफ ज़िंदगी भर के लिए चली जाती है। थैंक यू।